हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में, इस श्रृंखला में जो कि चल रही है CDD यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से प्रोप्राइटरशिप के केस में हम लोग जो डॉक्यूमेंट है, जो CDD प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लीगल एंटिटीज यानी लीगल एंटिटीज या जो लीगल रिफॉर्म कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से CDD में हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रोसेस करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि फर्म और कंपनी ये दो हमारे यहाँ पे एंटिटीज होती हैं। अब यहाँ पे फर्म्स यानी कि जो प्रोप्राइटरशिप है और जो पार्टनरशिप है वो फर्म की श्रेणी में आती है, और लीगल एंटिटीज में जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या फिर जो लिमिटेड कंपनीज हैं, वो हमारी रेगुलेटेड कंपनीज में आती हैं। यहां पे आज हम समझेंगे कि लीगल एंटिटी के क्षेत्र में यानी कि लीगल एंटिटीज में हम लोग किस तरीके से CDD को प्रोसेस करेंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि लीगल एंटिटीज में CDD का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से प्रोसेस होता है। स्लाइड पर चलने से पहले आप सभी से एक निवेदन कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको इसी तरीके की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो आ गए हम अपनी स्लाइड पे और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप शीर्षक दे सकते हैं, मास्टर डायरेक्शन KYC नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 के अंतर्गत CDD मेजरमेंट या CDD मेजर फॉर लीगल एंटिटीज। लीगल एंटिटीज यहाँ पे जो लीगल एंटिटीज होती हैं फर्म और कंपनीज दोनों हो सकती हैं। अब उन्हीं की व्याख्या यहाँ पे किस तरीके से करी गई है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को अपना खाता ही खुलवाना है। यहाँ पे वो कोई सेवाएं, फाइनेंस इंडस्ट्री की कोई भी सेवाएं ले सकता है, जैसे कि कोई लोन लेना हो, कोई कार्ड या कोई भी सेवा, फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सेवा जिसमें उसे वहां पे अपनी सेवाएं लेने के लिए उस कंपनी से, उस बैंक से एक अकाउंट खोलना पड़ता है, या चाहे तो आप लोन लेने, अकाउंट का मतलब खाता नहीं है। मैं यहाँ दोबारा से स्पेसिफाइड कर देता हूँ कि कभी भी आप लोन लेते हैं तो वो भी एक तरीके से आप अपना एक अकाउंट, एक खाता ओपन करते हैं जो कि लोन के संदर्भ में होता है। वो लोन भी तो एक खाता ही है आपका, वो लोन भी आपका एक तरीके से अकाउंट ही है। ओपनिंग ऑफ अकाउंट का मतलब सिर्फ खाता खोलना जिसमें आप जमा डाल सकें और निकाल सकें पैसे को, वो संदर्भ में नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप उसको ओपन करना अकाउंट ओपनिंग कहलाता है, किसी भी फाइनेंस सेक्टर की, किसी भी NBFC या बैंक। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहाँ से कंपनी के केस में सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, जब भी कोई कंपनी अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 में कॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। आपने देखा होगा जिसमें जिनकी कंपनीज है, या अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की कंपनीज के कोई अपने डॉक्यूमेंट्स परस्यू करे हों तो उसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है, नियमन प्रमाण पत्र, वो हमें चाहिए होता है जिससे हमें पता लग सके कि इस कंपनी का क्या नाम है और किस। अब यहाँ पे कंपनी में मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड की बात कर रहा हूं। अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 जो कंपनी रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, यहां पे पहले मैं उनको लेके चलूंगा। तो सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन हमें चाहिए होगा। अलावा इसके हमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम MOA या AOA भी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या होता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या होता है। अगर आप देखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो एक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन वो रजिस्टर्ड होती है। किस तरीके की हमारी कंडीशंस हैं कंपनी की, क्या क्लॉजेस हैं, किस तरीके की डीलिंग होगी, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने उसमें शेयर होल्डर्स होंगे, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मतलब पूरा एक प्रारूप तैयार किया जाता है। कंपनी से रिलेटेड सारी चीजों का मसौदा तैयार किया जाता है कि हम इस तरीके से ऑडिट कराएंगे, ये हमारा काम होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है जिसपे हम सारे डायरेक्टर्स और कंपनी के कर्मचारी उस पर काम करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका एक प्रारूप है, प्रीएम्बल्स है ना, एक प्रस्तावना है किसी भी कंपनी की। तो ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और एसोसिएशन ये जरूरी होता है लेना, ताकि हमें उस कंपनी की सारी कंडीशंस, उसका इनकॉर्पोरेशंस, उसके डायरेक्टर्स, इन सब की पूरी जानकारी इसमें आ सके। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी।
पैन नंबर तो जाहिर सी बात है कंपनी का होगा ही होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अब यहाँ पे उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होती है, कुछ केसेस में लिखी होती है। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ कंपनी की आती है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही होती है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आती है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर में भी उसकी डेट्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रेजोल्यूशन फॉर्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पावर अटॉर्नी ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय टू ट्रांजैक्ट ऑन इट बिहाफ। देखिए, जब कोई भी डायरेक्टर, अब किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, किसी में 2 हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए एज पर कंपनी एक्ट, और उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं या पावर अटॉर्नी ग्रांटेड करते हैं जो साइनिंग अथॉरिटीज देती है। अब एक ही आदमी उसमें साइन करके ऑथराइज होता है करने के लिए, सारे लोग अगर 8 डायरेक्टर हैं तो 8 के 8 उस पे साइन नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन पे या किसी भी लेटर हेड पे या किसी भी ओपनिंग फॉर्म पे, या फिर कोई अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो उस पर 8 के डायरेक्टर के साइन उस समय हो ये जरूरी नहीं। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें वो किसी एक व्यक्ति को या एक डायरेक्टर्स को, चाहे वो मैनेजर्स हो, उनका डायरेक्टर्स हो, ऑफिसर्स हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, जो उन सबके बिहाफ पे साइनिंग अथॉरिटी भी होगा, ट्रांजैक्ट भी करेगा किसी भी डील को लेकर के। अब वो एक पर्टिकुलर डील का भी रेजोल्यूशन हो सकता है और वो मतलब द एन नंबर ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। तो ये जो रेजोल्यूशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसे हम बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन भी कहते हैं, वो हमें यहां पे लेना होगा। ये कंपनी के लेटर हेड पे ही होगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये जो रेजोल्यूशन है ये हमें कंपनी के लेटर हेड पे चाहिए होता है, और वो उसमें से कम 2 डायरेक्टर एटलीस्ट उसे पास करें, जिसमें ये लिखा हो कि हम 2 डायरेक्टर्स जो हैं बाकी सारे डायरेक्टर्स की सहमति से, वैसे तो सभी डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, बट मिनिमम 2 ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूट 1 पर्सन जो वो साइनिंग अथॉरिटी बनाए। अलावा इसके जो सेक्शन 16 में कोई और डॉक्यूमेंट, आप बेनिफिशियरी ओनर, यानी कि बेनिफिशियरी ओनर की मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, जिसमें मैंने पहले भी व्याख्यान किया है कि बेनिफिशियरी ओनर सेक्शन 16 के अंतर्गत कौन कौन हो सकते हैं और किस तरीके से उनके कार्यवाहक प्रणाली होगी और वो किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को अंजाम देंगे। बेनिफिशियरी ओनर्स के क्या कर्तव्य हैं, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो लिंक में मिल जाएगी, मैं यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे वो अगर अंडर सेक्शन 16 में कोई भी बेनिफिशियरी ओनर, मैनेजर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉय है जो जो अटॉर्नी होल्ड कर रहा हो या फिर कंपनी के बिहाफ पे साइनिंग अथॉरिटी हो या उसको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हो जो एक्ट कर सकती हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो यहाँ पे वो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। लेकिन वो अटॉर्नी है तो जाहिर सी बात है वो नोटराइज्ड होनी चाहिए, बाकायदा गवाहों के साथ होनी चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। और अगर किसी लेटर हेड पे मिला हुआ है, उसको रेजोल्यूशन मिला हुआ है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो वो भी 2 डायरेक्टर से साइंड होना चाहिए एटलीस्ट, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ले लेते हैं। अब मैंने पहले जैसे बताया कि कंपनी अंडर सेक्शन 1956 जो हमारी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड, क्लोजली लिमिटेड और लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा जो पार्टनरशिप है या जो प्रोप्राइटरशिप है वो फर्म में आती है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, जो हमें सर्टिफाइड कॉपीज या ई इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होंगे वो कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उसका कोई जीएसटी हो सकता है, उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप पार्टनरशिप फर्म का अपना लगा सकते हैं। अलावा इसके पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड एक नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट है जो 50 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो भी परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप है वो होता है, और जो भी उनके आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड हैं वो होती हैं। अलावा इसके पार्टनरशिप डीड में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नोटराइज होनी चाहिए और पुरानी होनी चाहिए, या फिर अगर उसमें कोई समय अवधि है या वो एक्सपायर हो चुकी है तो वो हमें नहीं चलेगी। पार्टनरशिप डीड के एंड में नोटराइज, डेट और गवाहों के साइन विद उनकी पूरी डिटेल ये जरूर चेक कर लीजिए। इसके अलावा परमानेंट अकाउंट नंबर और पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड हमें चाहिए होगा। और जैसा कि पहले हमने व्याख्यान किया था, माफ कीजिएगा, कि फॉर्म सेक्शन 16 में जो हमारे फॉर्म्स हैं, जो बेनिफिशियरी ओनर्स हैं, जो बीओ हैं, वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय कोई भी हो सकते हैं, या कोई पावर अटॉर्नी होल्डर हो सकता है जिसे हम पीओए होल्डर कहते हैं। अगर कोई इस तरीके का किसी डायरेक्टर्स के या कंपनी के बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे अगर एक्ट करेगा तो हमें वो डॉक्यूमेंट या वो पावर अटॉर्नी हमें चाहिए होगी।
ये अगर फोटोकॉपी अगर पावर अटॉर्नी की लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर अटॉर्नी ओरिजिनल तो आएगी नहीं, अगर फोटोकॉपी भी आती है तो वो भी हमें उस साइनिंग अथॉरिटी से साइंड होनी चाहिए। साथ ही साथ फोटोकॉपी पे हमारे 2 डायरेक्टर्स के या 1 डायरेक्टर्स के एटलीस्ट साइन होने जरूरी चाहिए। कुछ जगह पे ये वेवर भी हो जाता है, लेकिन जो साइनिंग अथॉरिटी है उसकी अटेस्टेशन तो जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रस्ट के केस में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो हम इसमें प्रोसेस में हम लोग शामिल करेंगे। इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट इसके अलावा कौन सा चाहिए होगा ट्रस्ट के केस में। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए जब भी कोई ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट होती है तो वो रजिस्टर्ड होती है, उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने किसी ने ट्रस्ट का कोई केस किया हो तो आपको पता होगा कि वो किस तरीके से दिखता है, और अदरवाइज आप गूगल पे करके भी देख सकते हैं कि ट्रस्ट का स्पेसिमेन जो हमारा एक सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से दिखाई देता है। ट्रस्ट की डीड बनती है ठीक वैसे ही जैसे कि पार्टनरशिप डीड होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रस्ट की डीड जो है एग्जीक्यूट की जाएगी। और वही सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे भी देखने हैं कि ट्रस्ट में सभी पेजेस पे ओरिजिनल पे सब लोगों ने साइन जहाँ पे चाहिए वहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट हो या पार्टनरशिप डीड हो, पार्टनर्स के साइन नहीं होते और वो नोटराइज भी आपको कई बार मिल जाती होगी, जो कि ठीक नहीं है। दिस इज वेरी रेगुलर प्रैक्टिस। आपको देखना होगा कि हर एक पेज पे, चाहे वो पार्टनरशिप डीड हो, जो भी नोटराइज डॉक्यूमेंट है उसके बॉटम पे सभी पार्टीज के साइन जरूरी होते हैं, और जहां पे वो डेपोनेंट लिखा है या जहां पार्टनर्स लिखा है वहां पर भी उनके साइन होने चाहिए। इसी तरीके से ट्रस्ट की जब डीड होती है उसमें सभी ट्रस्ट मेंबर्स के नाम फोटो के साथ होते हैं, उनके साइन, और साथ में 2 विटनेसेस। इन सब की सारी जानकारियां होनी चाहिए और ये सारी ट्रस्ट डीड जो है नोटराइज हमें चाहिए होगी। पैन नंबर हमें, या फिर फॉर्म 60 ऑफ ट्रस्ट। कुछ ऐसी ट्रस्ट है जिसमें पैन नंबर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, या वो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, या कुछ इस तरीके की कंडीशंस की ट्रस्ट भी हमने देखी हैं जहां पे पैन नंबर अप्लाई नहीं होता, यूजली नहीं किया जाता। इन केस यहां पे वो छूट दी गई है कि अगर किसी ट्रस्ट का पैन कार्ड नहीं है तो हम फॉर्म 60 भी ले सकते हैं ट्रस्ट का, और हम कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैन नंबर हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वही हम लोग सेक्शन 16 में जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है, कोई ट्रस्ट का मैनेजर, ऑफिसर, ट्रस्टी, या वहां का कोषाध्यक्ष, या कोई भी ऐसा हो सकता है, ट्रेजरर ट्रस्ट के केस में या सोसाइटी के केस में भी, तो हमें यहाँ पे वो ट्रस्ट के केस में चाहिए होगा। अगर पावर अटॉर्नी होल्डर है तो वो पावर अटॉर्नी हमें ड्यूली कंप्लीटेड और उस ट्रस्टी की साइन के साथ चाहिए होगी। अब यहाँ पे अगर हम अकाउंट खोल रहे हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में हम लोग पार्टनरशिप फर्म को या सोसाइटीज को भी रख सकते हैं। जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन यानी कि पार्टनरशिप डीड जिनकी या तो कुछ इनकम्प्लीट है या फिर पार्टनर्स में अभी जो ट्रांजिट हुआ है, इस तरीके से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस में वो जो आ जाती हैं वो, और इंडिविजुअल्स ऑफ जिसे हम प्रोप्राइटरशिप्स कहते हैं। तो ऐसी केसेस में हम लोग क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ सच एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ सच एसोसिएशन से तात्पर्य यही है कि कोई ऐसी फर्म जो इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है या कोई ऐसी एसोसिएशन जो इनकॉर्पोरेट तो हो चुकी है लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो ऐसे में हमें वहां पे भी रेजोल्यूशन चाहिए होगा। जो मैनेजिंग बॉडीज हैं उनके द्वारा, आप उसमें मैनेजिंग बॉडी में कितने भी लोग हो सकते हैं, 5, 7, 10 कितने भी हो सकते हैं, हमें उन सब से एक लेटर चाहिए होगा, एक रेजोल्यूशन चाहिए होगा जिसमें वो किसी को ये इम्पैक्ट करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, रेजोल्यूट करेंगे कि सबसे पहले तो ये एसोसिएशन है, डिक्लेरेशन आएगी और ये अंडर प्रोसेस है। साथ ही उसमें कुछ एक मैटर्स होते हैं जिसमें वो 3-4 चीज़ें डिस्कस कर डिक्लेरेशन करके हमें देंगे, जैसे कि उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी जानकारियां जो हमें बाकी की चीज़ों से रजिस्ट्रेशन से मिलती हैं वो एक तरीके से अनइनकॉर्पोरेटेड हैं, तो हमें उनके रेजोल्यूशन से ही प्राप्त करनी होंगी। साथ ही पैन नंबर हमें चाहिए होगा या फॉर्म 60 इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का। साथ ही पावर अटॉर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजैक्ट ऑफ इन हिज बिहाफ। अब सपोज कीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, राइट, अब उसमें 5 पार्टनर से 1 पार्टनर्स चला गया, तो ऐसे में हमें जो यहाँ पे बाकी के 4 पार्टनर्स हो जाते हैं और एक नया ऐड भी हो गया है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नई पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी, राइट। पहले तो डिसोल्यूशन डीड आती है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई है तो डिसोल्यूशन डीड भी चाहिए होगी। अब
बहुत सारी इस तरीके की चेन्स आती हैं कि पहले पार्टनरशिप फर्म थी लेकिन फिर वो इंडिविजुअल हो गई, या पहले इंडिविजुअल थी वही फर्म अब पार्टनरशिप बन चुकी है। तो वो इन सब चीज़ों में इनकॉर्पोरेटेड जो अगर कोई इस तरीके की एसोसिएशन हो रही है तो हमें उस दौरान जब तक कि वो रजिस्टर्ड या पूरी तरीके से वो इन्फोर्स नहीं हो जाती तब तक हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे जो अटॉर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ। इस तरीके से जो भी बेनिफिशियल ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, कोई भी अटॉर्नी होल्डर्स हैं, जैसा कि स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 में है, हमें वो चाहिए होगा अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। यानी कि अगर कोई प्रोप्राइटर है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, या कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अगर कुछ इस तरीके की कार्य करता है, हालांकि वो इंडिविजुअल ले रहा है लेकिन वो किसी कंपनी में या किसी फर्म में एसोसिएटेड है, लेकिन वो ले इंडिविजुअल कैपेसिटी पे रहा है, तो भी हमें ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली पार्ट है ऑफिशियली एक अनएसोसिएटेड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का, या फिर किसी ऐसी एसोसिएशन का जिसमें कि उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फर्म या अपनी कंपनी से एनओसी के साथ लेने होंगे। यहाँ पे जो आरईज हैं यानी कि रेगुलेटरी एंटिटीज हैं, वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन उस चीज की, यानी जो ऊपर जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्टिवली जिनका जिक्र किया है, उसको लीगली वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इन्फोर्स हैं उस समय या नहीं, इस सारी जानकारियों को वो एकत्रित करके सर्टिफाइड भी करेंगे। अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन किसी मैनेजिंग बॉडी का है या किसी कहीं पर भी अगर आपको पावर अटॉर्नी मिली है, अब यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी टर्म्स जो हैं वो जो रजिस्टर्ड हैं वो अभी नहीं है। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस के केस में हमें फिजिकल फील्ड इन्वेस्टिगेशन या फिजिकली वेरिफिकेशन पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, और ये देखना भी पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं ये सारे इन्फोर्स हो, कोई एक्सपायर ना हो, कोई फ्रॉडुलेंट ना हो, तो ये सारी जानकारी आरईज जो है एकत्रित करेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम लोग एक एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे हैं, जैसे अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म शैल बी इंक्लूड इन टर्म्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे पार्टनरशिप फर्म है या फिर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उन्हें हम अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में मानेंगे। टर्म्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें हम लोग सोसाइटीज भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर कोई सोसाइटी बनी है, 10 या 12 लोगों की सोसाइटी बनी है, उसमें ट्रेजरर है, उसमें अध्यक्ष है यानी प्रेसिडेंट है, तो उसको भी हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ही काउंट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर किसी ऐसे ज्यूरिडिकल पर्सन जो नॉट स्पेसिफिकली ऊपर हमने अभी डिस्कस नहीं किया पिछली स्लाइड्स में, जैसे कि सोसाइटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल बॉडीज लाइक विलेज पंचायत हैं, उनके भी कुछ अकाउंट्स या कुछ उनको भी अगर कुछ इस तरीके की ट्रांजैक्शंस करनी है, तो हमें कौन कौन से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो हमने अभी पीछे की स्लाइड पे डिस्कस नहीं किया, जिन इनकॉर्पोरेशंस को उसके बारे में, जैसे विलेज पंचायत हो गया, सोसाइटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा, पर्सन का ऑथराइज जो भी वहाँ पे है, जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ द एंटाइटी, जैसे कि सोसाइटी के बिहाफ पे या यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे या ग्राम पंचायत के जो बिहाफ पे यहाँ पे डील करेगा, हमें उसका रजिस्ट्रेशन या रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट या फिर पावर अटॉर्नी या जो भी हमने डॉक्यूमेंट उनके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए लिया हुआ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो भी एज पर सेक्शन 16 में मास्टर डायरेक्शन केवाईसी सेक्शन 16 में जिस तरीके से पर्सन होल्डिंग और बेनिफिशियरी ओनर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ऑन ट्रांजैक्शंस के लिए अथॉरिटीज दी गई हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटाइटीज, वो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और उन सब की लीगल एग्जिस्टेंस और उसकी जो ज्यूरिडिकल पर्सन है उन सब की जो वेरिफिकेशन है, लीगल एग्जिस्टेंस है, एस्टैब्लिशमेंट है, ये सारी आरईज यानी रेगुलर एंटाइटीज सर्च करेंगे। इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट जो जैसे विलेज पंचायत हो गई, सोसाइटीज, यूनिवर्सिटीज हो गई, उस सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड लीगल असिस्टेंस, उनकी ज्यूरिडिकल पर्सन से रिलेटेड या उनके एंटाइटी, ये सारी जानकारियां आरईज वेरीफाइड करेंगी। तो ये थी वो जानकारियां जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे शेयर करी कि किस तरीके से लीगल एंटाइटी में हम सीडीडी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन उसमें क्या क्या चाहिए होता है, किस कंडीशंस के साथ। मुझे आशा है कि ये सारी जानकारियां आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिए ताकि और लोगों को भी इस माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।
जय हिंद।